जब मैं काम से घर वापस आया तो मेरे बच्चों ने शोर मचाया हुआ था। मेरी बीवी उस वक्त किचन में काम कर रही थी, हाल से बेहाल हुई थी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तुम जानती हो कि जब भी मैं काम से घर वापस आऊँ तो मुझे घर साफ सुथरा चाहिए, बच्चों को शोर शराबा नहीं चाहिए। बंदा सारा दिन काम करके घर आता है, घर सुकून करने के लिए आता है, मगर तुम जैसी फोड़ औरतें शोर का सुकून दरहम बरहम करके रख देती हैं। मेरी बीवी भागते हुए मेरे पास आई थी, पानी का गिलास लाकर रखा तो मैंने एक बार फिर से उसे गुस्से से देखा था। तुम जानती हो कि मुझे आते साथ चाय की तलब महसूस होती है। तुम पानी का गिलास उठाकर लेकर आ गई, चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। मेरे घर में आते ही हर तरफ जैसे अफरा तफरी मच गई थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खौफजदा नजर आने लगे थे और ये सब देखकर मैं मुस्कुरा दिया था। मुझे घर वालों पर इसी तरह रोब जमाना अच्छा लगता था। जब बच्चे मेरे सामने खौफ से गर्दन झुका लेते तो ये देखकर जैसे मेरा सिरों खून बढ़ जाता था। मैंने देखा था कि जिन बच्चों को बचपन में ही बेजा आज़ादी लाड प्यार दे दिया जाता है, वो बड़े होकर ना अपने घर वालों की बात मानते हैं और ना उनकी खिदमत करते हैं। इसलिए इन्हें बचपन से ही लगाम देनी चाहिए। मेरे बाप ने मुझ पर बहुत सख्ती की थी, यही वजह थी कि मैं अब वही रवैया अपने बच्चों के साथ भी रवा रखा हुआ था। थोड़ी देर गुजरी थी कि जब अम्मा के भी चंगाड़ने की आवाज़ें आने लगी। अरे बेटा, तुम काम से आ गए हो, बहू ने तुम्हें खाना दिया? एक तो मैं इस लड़की से बहुत तंग हूँ, जब तक कोई बात इसे बार बार बताई न जाए इस पर असर ही नहीं होता। न जाने माँ बाप ने कैसी तरबियत की है, फोहड़ औरत हमारे सर पर डाल दी। अम्मा को भी बहाना चाहिए था बात बात पर मेरी बीवी को टोकने का। कभी कभी मुझे लगता है कि अम्मा मेरी बीवी के साथ ज्यादती कर जाती हैं, मगर मैंने कभी इस बात को अपनी जुबान पर लाने की हिमाकत नहीं की थी। मैं अपनी बीवी को सर पर चढ़ाने के हक में बिल्कुल भी नहीं था। खाना खाने के बाद वो मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। मैं खुराक के मामले में बहुत ही ज्यादा मुहतात रहता था, हमेशा ही अपने लिए फल और दूध का एहतमाम करता था। मेरी खुराक का आधा हिस्सा तो मेरी अच्छी खुराक पर ही खर्च हो जाता। जब कभी मेरी बीवी इस बारे में बात करती तो उसे गुस्से से डांट दिया करता कि मैं घर का कमाऊ मर्द हूँ, अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूंगा तो अच्छी खुराक नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा? तुम लोगों के अखराजात, ये ज़रूरतें, ये अयाशियाँ कहाँ से पूरी करूंगा? मैंने कभी अपनी बीवी से इसकी ज़रूरत के बारे में सवाल नहीं किया था। वो कैसे अपनी ज़ाती ज़रूरतों को पूरा करती है। मैं उसके हाथ में बस घर की ज़रूरी सामान के पैसे लाकर रख दिया करता और कभी कभी तो सामान भी सारा खुद ही लेकर आता, और अगर उसे पैसे देता तो एक एक पाई का हिसाब लिया करता था। और अगर मुझसे कभी इससे हिसाब लेने में भूल चूक हो जाती तो ये काम मेरी अम्मा बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे लेती। अम्मा भी हर बात में मेरी हाँ मनवाती। अरे बेटा, अपनी सेहत का खुद ख्याल नहीं रखोगे तो फिर और कौन रखेगा? अगर खाओगे नहीं तो जान कैसे बनेगी? और ये जो इतनी आफतें तुम्हारी बीवी ने पैदा की हुई हैं, इनका भी कल जहेज तैयार करना है, इन्हें घर से रुखसत करना है। अगर आज ही मुदारा करोगे तो कल ये सब कैसे होगा? अम्मा मेरी दोनों बेटियों की तरफ इशारा करती हैं, जो दोनों मुझे देखते ही अपने कमरे में गुम हो जाती थी। इन्हें देखकर एक कहर भरी नज़र मैंने भी उन पर डाली थी। मुझे लगता था कि मेरी बीवी मेरे साथ जिद करती है, जैसे उसने जानबूझकर ये बेटियां पैदा की हैं ताकि वो मेरे बोझ में, मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा कर सके। मैं हमेशा से खुद गर्ज वाक़या हुआ था, अपनी ज़ात से आगे मुझे कुछ दिखाई न देता था। जब मेरी बीवी पहली बार माँ बनने वाली थी तब उसने मुझसे अच्छे फल फ्रूट खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तब मैंने अपनी बीवी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। अगर मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूंगा तो ज़रूरतें कहाँ से पूरी करूंगा? मैंने उसे डरा धमका कर खामोश करवा दिया था। उस दिन के बाद से मेरी बीवी ने कभी मुझसे फरमाइश नहीं की थी और ये देखकर मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो जाता था। मेरी बीवी के भाई अक्सर घर आते तो चुपके से अपनी बहन की मुट्ठी में कुछ पैसे दबाकर चले जाते थे। अगर मैं तो कभी नहीं ये पैसे देते देख लेता तो अपनी बीवी की खूब ही क्लास लेता कि वो अपने घर वालों के सामने मेरी बुराइयां करती है और इन्हें बताती है कि मैं इसके अखराजात नहीं उठाता, तो दूसरी तरफ मैं चुपके से उससे पैसे भी वसूल कर लिया करता था। मेरी बीवी तो मुझे गुस्से में देखकर ही सहम जाती थी। मेरी किसी बात से इख्तलाफ करना, मुझे इनकार करना तो उसने सीखा ही नहीं था और ना ही मैंने उससे इतनी जुर्रत अता की थी। अब तो उस घर में आए हुए उसे 12 साल गुजर चुके थे और अब भी उसमें कभी मुझे इनकार करने की हिम्मत पैदा नहीं हुई थी। दिन गुजरते रहे और मेरा ये रोब दबदबा वक्त के साथ साथ आहनी दीवार की सूरत इख्तियार कर गया था। मुझे अपने घर में एक बादशाह की सी हैसियत हासिल थी जिसके सामने किसी को दम मारने की मजाल न थी। मेरी बेटियों की उम्रें बढ़ रही थीं, मगर मेरे लिए वो आज भी महज एक बोझ और जिम्मेदारी के सिवा कुछ न थी। मैंने कभी उनके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा था, ना कभी ये पूछा था कि इन्हें क्या चाहिए या वो जिंदगी में क्या बनना चाहती है। मेरे नज़दीक बेटियों का मकसद सिर्फ जवान होना और फिर किसी दूसरे घर की जीनत बनना था, जिसके लिए मैंने अभी से जोड़ तोड़ शुरू कर दिया था। मेरी बीवी की खामोशी अब एक मुस्तकिल आदत बन चुकी थी।
वो घर में एक साय की तरह चलती फिरती, हर वक्त काम में मगन रहती। उसके चेहरे की जर्दी और आंखों के नीचे पड़े स्याह के मुझे कभी नजर न आए। मैंने जब भी उसे देखता मुझे सिर्फ उसकी कोताहियां नजर आती। कभी सालन में नमक कम होता तो पूरा दस्तरखान उल्ट देता, और कभी चाय देर से मिलती तो मैं उसे उसकी औकात याद दिलाने से बाज न आता। अम्मा मेरे इस रवैये को देखकर खुश होती और कहती कि बेटा, मर्द वही है जिसके आने पर घर में परिंदा भी पर न मार सके। अम्मा की ये बातें मेरी अना को मजीद हवा देती। मैं अपनी नौकरी और कारोबारी मामलात में बहुत चुस्त था। दफ्तर में भी मेरा वही रवैया था। मैं किसी की गलती माफ नहीं करता था। मुझे लगता था कि दुनिया सिर्फ ताकतवरों के लिए और कमज़ोरों को कुचल देना ही बहादुरी है। मेरी सेहत अभी तक काबिल रश्क थी, क्योंकि मैं अपनी खुराक पर कभी समझौता नहीं करता था। देसी घी, खालिस दूध और बेहतरीन फल सिर्फ मेरी ज़ात के लिए मखसूस थे। मेरी बीवी और बच्चों के लिए दाल सब्जी भी गनीमत थी, और मैं उससे भी उन पर एहसान समझता था। एक शाम मैं अपने दफ्तर से घर की तरफ रवाना हुआ तो बादल छाए हुए थे। सर्द हवा के झोंके चल रहे थे और मेरा दिल कर रहा था कि घर पहुंचते ही गर्मा गर्म पकौड़े और कड़क चाय तैयार मिले। मैंने रास्ते में सोच लिया था कि अगर घर में ज़रा सी भी बेतरतीबी हुई तो आज खैर नहीं होगी। मेरी गाड़ी की रफ्तार मामूल से ज़्यादा थी। मुझे तेज़ रफ्तारी का शौक था, क्योंकि सड़क पर दूसरों को पीछे छोड़ना मुझे एक अजीब सी तस्कीन देता था। मैं अपनी कीमती गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ जमाए खुद को इस शहर का सबसे कामयाब इंसान तस्वर कर रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर फिसलन बढ़ गई, मगर मैं रफ्तार कम करने के बजाय एक्सीलेटर पर पाँव मजीद दबा दिया। मुझे अपने तजर्बे पर नाज था। इसी दौरान मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन बजा। मैंने एक हाथ से फ़ोन निकालने की कोशिश की, और बस यही वो लम्हा था जहां मेरी ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ गया। सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रक गलत समझ से आ रहा था। मैंने उसे देखते ही ब्रेक मारने की कोशिश की, मगर सड़क पर मौजूद तेल और पानी ने मेरी गाड़ी को काबू से बाहर कर दिया। गाड़ी लहराई, टायरों के चरचराने की आवाज़ आई और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मेरी गाड़ी सड़क के किनारे लगे एक बिजली के पोल से टकराई और फिर कलाबाजियाँ खाती हुई एक गहरी खाई में जा गिरी। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ अपनी बीवी का सहमा हुआ चेहरा और बच्चों की खौफजदा आंखें घूम गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी हड्डियां पटाखों की तरह टूट रही हूँ और दर्द की एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरी हस्ती को अपने लपेट में ले लिया। मेरा वो जिस्म जिसकी सेहत पर मुझे इतना नाज था वो लहूलुहान हो चुका था। मैं गाड़ी के मलबे में बुरी तरह फंस चुका था। मेरा सर स्टीयरिंग से टकराया था और खून मेरी आंखों में उतर आया था, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हल्क में ही दम तोड़ गई। वो शख्स जो घर में दौड़ता था अब एक लफ्ज़ बोलने की सकत भी नहीं रखता था। बारिश की बूंदें मेरे खुली हुई खिड़की से अंदर आ रही थी और मेरे जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। वहाँ कोई नहीं था जो मेरी मदद को आता। मैं घंटों इस मलबे में पड़ा रहा। मेरी ज़िंदगी की पूरी फिल्म मेरी आंखों के सामने चल रही थी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने अपनी बीवी को एक फाल की ख्वाहिश पर थप्पड़ मारा था, कैसे मैंने अपनी बेटियों को कहर आलूद नज़रों से देखकर इन्हें डराया था। मुझे अपनी माँ की वो बातें याद आने लगी जो मेरी बीवी को सुनाती थी, और मैं खामोश रहकर उनकी हौसला अफजाई करता था। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बेबसी किसे कहते हैं। मैं जो खुद को खुदा समझ बैठा था अब एक हरकत करने के काबिल भी नहीं था। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वाले लोगों ने गाड़ी की लाइटें देखी और शोर मचाया। लोग जमा होने लगे, मगर मैं होशो हवास खो रहा था। मुझे बस इतना याद है कि कुछ लोग कटर लेकर आए और गाड़ी का लोहा काटकर मुझे बाहर निकाला गया। मुझे स्ट्रेचर पर डाला गया तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में शदीद तकलीफ महसूस हुई, जैसे किसी ने गर्म सलाखें मेरी पीठ में पस्त कर दी। एम्बुलेंस का सायरन मेरे कानों में गूंज रहा था, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अब वो सब मेरी खिदमत करेंगे जिन पर मैंने जुल्म किया था? क्या वो मुझसे बदला लेंगे? अस्पताल पहुंचने तक मैं नीम बेहोशी की हालत में था। डॉक्टरों की भागदौड़, मशीनों की बीप और अद्वियात की बूने मुझे घेर लिया था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले मैंने एक झलक अपनी बीवी की देखी, जो हाँफती कांपती वहाँ पहुंची थी। उसके दुपट्टे का पल्लू उसके हाथों में दबा हुआ था और वो बुरी तरह रो रही थी। वही औरत जिसे मैंने कभी इज्जत नहीं दी आज मेरे लिए तड़प रही थी। मेरे अंदर की अना अभी जिंदा थी। मैं सोच रहा था कि ये सब दिखावा है, मगर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कह पाता। डॉक्टरों ने मेरी जान तो बचा ली, मगर जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि कुदरत ने मुझसे मेरी वो चीज़ छीन ली है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा गुरूर था, मेरी ताकत। डॉक्टर ने मेरी बीवी को बताया कि रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट आई है, जिसकी वजह से मेरे जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो चुका है। मैं अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकूंगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जो घर में रोब से चलता था अब एक बिस्तर का मोहताज हो चुका था।
वार्ड में शिफ्ट होने के बाद जब मैंने खुद को सफ़ेद चादरों के दरमियान बेबस पाया तो मुझे अपने इर्द गिर्द की दीवारें कैद खाना लगने लगी। मेरी माँ मेरे सराहने बैठी रो रही थी, मगर अब उनकी बातों में वो पहले जैसा दबदबा नहीं था। मेरी बेटियां कमरे के कोने में दबकी खड़ी थी, उनकी आंखों में भी वही पुराना खौफ था, मगर अब उस खौफ के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी थी। मेरी बीवी मेरे पाँव दबाने की कोशिश कर रही थी, वही पाँव जो अब मुर्दा लकड़ी की तरह बेजान थे। कई हफ्ते अस्पताल में गुजर गए, मेरी वो खुराक व अय्याशियाँ सब दरी की दरी रह गईं। अब मैं वही दलिया और उबले हुए खाने खा रहा था जिन्हें मैं कभी हकारत से देखता था। एक दिन जब मेरी बीवी मुझे खाना खिला रही थी तो मैंने उसकी आंखों में देखा, वहाँ कोई नफरत नहीं थी बल्कि एक अजीब सा दुख और हमदर्दी थी। मुझे गुस्सा आया, मैं चाहता था कि वो मुझ पर चिल्लाए, मुझसे बदला ले, मुझे वो सब याद दिलाए जो मैंने उसके साथ किया था, मगर उसकी खामोशी मुझे मजीद अजियत दे रही थी। घर वापसी का दिन आया तो मुझे सहारों के जरिए गाड़ी में उठाया गया। जब हम अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो मुझे वो मंजर याद आया जब मैं काम से वापस आता था और सब सहम जाते थे। आज मैं वापस आया था, मगर एक लाचार गठरी की सूरत में मुझे मेरे कमरे में लटाया गया। अम्मा अब भी वही पुरानी बातें करती थी, बेटा घबराओ नहीं, ये तो आजमाइश है, बहू है ना खिदमत करने के लिए। मगर मैं जानता था कि अब हालात वो नहीं रहे। मेरी बीवी ने घर के माली हालात को भी मुतासर करना शुरू कर दिया था। वो पैसे जो मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़कर रखे थे अब डॉक्टरों और अद्वियात की नज़र हो रहे थे। मेरी बीवी जिससे मैंने कभी एक एक पाई का हिसाब देने पर मजबूर किया था, अब वही घर का निज़ाम चला रही थी। उसके भाई अब ज़्यादा कसरत से आने लगे थे और अब वो छुपकर नहीं बल्कि खुल्म खुल्ला अपनी बहन की मदद करते थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा जी सब देखता रहता, मगर मेरी जुबान पर ताले लग चुके थे। मेरी वो जुर्रत, वो रौब, वो गुस्सा सब इस एक्सीडेंट ने छीन लिया था। एक रात मुझे प्यास लगी, मैंने आवाज़ देना चाही, मगर मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि बाहर कमरे तक न पहुंच सकी। मैंने खुद उठने की कोशिश की, मगर मेरा निचला धड़ जैसे पत्थर का हो चुका था। मैं वहीं बिस्तर पर तड़पता रहा। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी कमरे में आई और उसे शायद मेरी बेचैनी का एहसास हो गया था। उसने खामोशी से मुझे पानी पिलाया और मेरा सर सीधा किया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जिस औरत को मैं पहाड़ और फोड़ कहता था वही आज मेरी सबसे बड़ी डाल बनी हुई थी, मगर मेरी नाव भी पूरी तरह मरी नहीं थी। मैं सोचता था जैसे ही मैं थोड़ा बेहतर हूँगा मैं दोबारा वही पुराना रोब बहाल करूँगा। मुझे क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ आगाज़ है। अभी तो वो वक्त भी आना बाकी था जब मुझे अपनी बेटियों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अभी तो वो लम्हे आने बाकी थे जब मुझे एहसास होना था कि जिस मर्दानगी पर मैं नाज करता था वो दरअसल दूसरों की तजलील में नहीं बल्कि उनकी हिफाजत में थी। एक्सीडेंट के बाद के ये चंद महीने मेरे लिए सदियों पर मुहित थे। बिस्तर पर लेटे लेटे मैं छत के पंखे को घूमते देखता रहता और सोचता क्या वाकई इंसान इतना बेबस हो सकता है? क्या वाकई मेरी बादशाहत इतनी जल्दी ख़त्म हो सकती थी? मेरी माँ अब भी मेरी बीवी को टोकती, मगर अब उनकी बातों में वो असर नहीं रहा था, क्योंकि अब घर का कमाने वाला बेटा मजदूर हो चुका था। अब सारा बोझ उस बहू पर था जिसे वो हमेशा बोझ समझती थी। बिस्तर की लाचारी और मजूरी ने मेरे अंदर की फराउनीत को अंदर ही अंदर झुलसाना शुरू कर दिया था। वो शख्स जो कभी पूरे घर को अपनी उंगली के इशारे पर नचाता था, अब एक गिलास पानी के लिए भी दूसरों की आहट का मुंतजर रहता। घर के माली हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। मेरी उद्वियात के खर्च और घर के राशन ने वो जमा पूंजी खत्म कर दी थी जिसे मैं अपनी कामयाबी का गुरूर समझता था। एक सुबह मैंने देखा कि मेरी बीवी जो कभी घर से बाहर कदम निकालने से पहले 100 बार मुझसे डरती थी, उजले मगर पुराने कपड़े पहनकर तैयार खड़ी थी। उसने मेरे सराहने पानी का जग और दवाइयाँ रखी और बहुत धीमे लहजे में कहा, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, अब गुजारा मुश्किल हो गया, बच्चों की फीसें भी रहती हैं और आपका इलाज भी ज़रूरी है। मैं कुछ कहना चाहता था, उसे डांटना चाहता था, उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहता था, मगर मेरी जुबान ने साथ ना दिया। वो खामोशी से निकल गई। कुछ दिन गुजरे तो वो रोज़ाना सुबह 9 बजे निकलती और शाम डले थकी हारी वापस आती। उसके वापस आते ही मेरी माँ के जहरीले जुमलों का सिलसिला शुरू हो जाता। अम्मा मेरे पास आकर बैठती और दबी जुबान में मेरे कान भरना शुरू करती। अरे बेटा, देख रहा है अपनी बीवी के लक्षण, अब उसे बाहर की हवा लग गई है। पहले तो डरती थी, अब तो देखो कैसे बन संभर कर निकलती है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ये जवान औरत सारा दिन बाहर कहाँ रहती है, किससे मिलती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी मजदूरी का फ़ायदा उठाकर उसने अपना कोई चक्कर चला लिया हो। अम्मा की बातें मेरे दिल में आग लगाती थी। मेरा वही पुराना चाकर मर्दाना अनाज दोबारा जाग उठी। मुझे लगा शायद अम्मा ठीक कह रही। मैं बिस्तर पर लेटा लेटा सारा दिन यही सोचता रहता कि वो औरत जो मेरे सामने आंख नहीं उठाती थी अब बाहर की दुनिया में क्या गुल खिला रही होगी। मेरी खामोशी और मजदूरी ने मुझे एक ज़हनी मरीज बना दिया था।
जब वो शाम को वापस आती और मेरे पैर दबाने लगती तो मुझे उसके हाथ छूते हुए भी घिन आती। मुझे लगता जी हाथ किसी और के लिए सजे होंगे। उसके थके हुए चेहरे को देखकर मुझे हमदर्दी नहीं बल्कि गुस्सा आता। ये थकन शायद किसी और की खातिर उठाई गई है। एक दिन अम्मा ने हाथ ही कर दी। वो मेरे बिस्तर के पास आकर रोने लगी, बेटा मेरी बात मान, इसका पीछा करो। आज मैंने इस गली के मोड़ पर एक गाड़ी के पास खड़े देखा था। मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं, हमारी खानदानी इज्जत खाक में मिल रही है। मैं तलमुला कर रह गया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने एक पुराने दोस्त को फ़ोन किया जिस पर मुझे भरोसा था कि वो मेरी बात राज में रखेगा। मैंने उसे रोते हुए अपनी हालत बताई और उसे इल्तिजा कि वो कल मेरी बीवी का पीछा करे और मुझे सच बताए। अगले दिन दोस्त का फ़ोन आया, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्जिश थी। उसने कहा, यार मैंने तुम्हारी बीवी का पीछा किया, वो शहर के दूसरी तरफ एक ज़ेरे तमीर इमारत के पास जाती है, तुम खुद देखना चाहोगे। मैंने किसी तरह हिम्मत जमा की और अपनी वो व्हील चेयर निकाली जिसे मैं नफरत की निगाह से देखता था। मैंने टैक्सी मंगाई और अम्मा के साथ एक जगह पहुंच गया जहां मेरे दोस्त ने बताया था। जब मैं वहां पहुंचा तो धूप अपनी तमाज़त पर थी। हर तरफ धूल मिट्टी सीमेंट के ढेर थे। दूर एक बड़ी इमारत बन रही थी। मैंने व्हील चेयर पर बैठे दूर से देखा, मेरी नज़रें उसे ढूंढ रही थी जिसे मैं बदकिरदार साबित करने आया था। अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जिसने सर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेटा हुआ था और उसके ऊपर ईंटों का एक भरा हुआ तवा वजनी बर्तन रखा था। उसके कपड़े मिट्टी से हटे हुए थे और उसका चेहरा पसीने और गर्दो गुबार से पहचान में नहीं आ रहा था। मैंने गौर से देखा, वो मेरी बीवी थी। वही औरत जिसे मैंने 13 साल तक एक कैदी बनाकर रखा, जिसे मैंने कभी अच्छा फल नहीं खाने दिया, जिसे मैंने हमेशा बोझ कहा। वो तपती धूप में मजदूरों के साथ ईंटें ढो रही थी। वो एक एक ईंट उठाकर ऊपर वाली मंजिल तक ले जा रही थी। उसके नाजुक हाथ जो कभी साबुन की झाग से भी डरते थे, आज खुरदरे सीमेंट और भारी ईंटों से जख्मी हो रहे थे। मैंने देखा वो एक लम्हे के लिए रुकी, अपना दुपट्टा सीधा किया और अपनी कमीज की जेब से एक छोटी सी कागज की पुड़िया निकाली। उसने उसे खोला, शायद उसमें 2-4 सूखे हुए चने थे। उसने वो खाए और दोबारा ईंटें उठाना शुरू कर दी। ये सब देखकर मेरे सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। मेरी माँ जो मेरे पीछे खड़ी मुसलसल जहर उगल रही थी, यकदम खामोश हो गई। उसकी नज़रें भी उस हकीकत से टकरा गई थी जिसे जटलाना अब नामुमकिन था। मेरा वो सारा रोब, वो सारी फराऊ नहीं तो वो झूठी अनाथ दलाम से नीचे गिर गई। मुझे वो दिन याद आया जब मैं अपनी खुराक पर हज़ारों रुपये उड़ाता था और उसे एक एक पाई के लिए तरसाता था। और आज वही औरत मेरे इलाज के लिए, मेरी अद्वियात के लिए अपनी ममता, अपनी वफा को ईंटों के बोझ तले दबा रही थी। मैंने वहीं व्हील चेयर पर बैठे बैठे दाढ़ें मार कर रोना शुरू कर दिया। मेरा वजूद शर्मिंदगी की इस आग में जल रहा था जिसका कोई मुदावा न था। वो मजदूर औरत जो मेरी नज़र में अब तक पहाड़ और फोर्ट थी, दरअसल वो बुलंद हिम्मत थी जिसने गिरते हुए घर को सहारा दिया था। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इसके सामने जा सकूँ। घर वापस आकर मैं अपने बिस्तर पर ऐसे गिरा जैसे कोई बेजान लाश हो। शाम को जब वो वापस आई, उसके पाँव सूजे हुए थे, उसके नाखूनों में सीमेंट फंसा हुआ था और उसकी कमर झुकी हुई थी। वो हमेशा की तरह पहले मेरे पास आई, मेरे माथे पर हाथ रखा और पूछा, आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने आपके लिए अच्छे वाले सेब लाए हैं, डॉक्टर ने कहा था कि आपको ताकत की ज़रूरत है। मैंने उसके हाथ पकड़ ली, वो हाथ जो मिट्टी से भरे हुए थे, वो हाथ जो उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। मैंने उन हाथों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। वो हैरान रह गई, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या अम्मा ने फिर कुछ कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं मर्द नहीं था, मैं तो एक बोना था जो अपनी अना के कद को ऊंचा करने के लिए तुम्हारी कुर्बानियों को कुचलता रहा। उस दिन मुझे समझ आया कि रोब जमाने और डराने धमकाने से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वो है जो मुश्किल वक्त में डाल बन जाए। मैं अपनी नज़रों में इतना गिर चुका था कि मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगा। वो खामोशी से मुस्कुरा दी और बोली, आप मेरे बच्चों के बाप हैं, आपकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। उसकी इस सादगी और ज़र्फ़ ने मुझे एक बार फिर मार दिया। उस रात मैं सो ना सका। मैं कमरे के अंधेरे में लेटा सोचता रहा कि कुदरत कैसे इंसान को उसके तकब्बुर की सज़ा देती है। मैंने जिस औरत को घर की कैदी समझा था, वही आज मेरी सबसे बड़ी आज़ादी और सहारा थी। मेरी माँ भी अपने कमरे में खामोश पड़ी थी। शायद इन्हें भी अपनी कही हुई बातों पर नदामत हो रही थी।